हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। मैं डॉक्टर CM वर्मा सर, दुर्ग पदस्थ भिलाई 3 गवर्नमेंट PG कॉलेज, अतिथि प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज सेकेंड सेमेस्टर में जो पाश्चात्य राजनीति चिंतन का फोर्थ सेमेस्टर जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल के बारे में आज विचारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं और उनकी विचारधाराओं को आपके समझा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले बात, हीगल का जो जन्म हुआ था 1770 में जर्मनी में हुआ था और उसकी मृत्यु हुई थी 14 नवंबर 1931 में, और यह जर्मनी के थे। हीगल के बारे में कहा जाता था कि वह केवल दार्शनिकों का राजा ही नहीं बल्कि राजाओं का भी दार्शनिक था, क्योंकि हीगल जो विचार जो दिए गए हैं वह विश्वात्मा मतलब एक अध्यात्मवाद थे, अध्यात्मीकरण थे। जैसे भारत में जो अयम आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि जैसे जो वेदों में बात बताई गई है, ऐसे विचारधाराओं से मिलते हुए इनके विचार था। इसलिए यह केवल दार्शनिकों का राजा नहीं, यह राजाओं का भी दार्शनिक था, जिसका प्रभाव इतने बड़े जो विचारधारा, जो वैज्ञानिक समाजवादी जो विचारधारा के जनक जो मानते हैं, कार्ल मार्क्स पर भी प्रभाव, इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव पड़ा, जिसको इतना व्यापक बना दिया कि पूरा विश्व उनके कार्ल मार्क्स विचारों से प्रभावित हुए हैं। और उनके विचारों के आधार पर ही साम्यवादी जैसे तथ्यों पर आधारित राजनीतिक दल और देश का भी व्यवस्था बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हीगल का जो विचार था वह वर्ल्ड में जो कहा जाए जो तानाशाह थे, हिटलर और मुसोलिनी, जिसे हीगल का मानस पुत्र कहा जाता। देख रहे कि इतना इसका विचार था, उनका जो कहा जाए आत्मविश्वास इतना ज़्यादा था, उनका मनोबल इतना तीव्र था। अब बताओ कि जिसका गुरु इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो तो उनका जिसका जिसे बोलते हैं ना शिष्य इतना प्रभावशाली है तो उनका गुरु कितना प्रभावशाली होगा। तो इसमें स्पष्ट होता है कि हीगल का विचार इतना ज़्यादा आत्मविश्वास एवं व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए, एवं देख रहे उनके जो हीगल के जो शिष्य हिटलर और मुसोलिनी, जो हिटलर जो जर्मनी में और मुसोलिनी जो इटली में अपना शासन करके दिखाया है, इससे स्पष्ट होता है कि हीगल वास्तविक में राजाओं का दार्शनिक था। ये कथन सत्य होता है। इसकी रचनाएं जो हैं, पहला है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट साइंस, दूसरा है साइंस ऑफ लॉजिस, थर्ड है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस, नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। इनकी जो प्रमुख किताबें हैं जो इस प्रकार हैं, इसे आप लोग अब याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है कि हेगल का जो है साइंस ऑफ लॉजिक ऐसा कौन है इसका राइटर, तो आप लोग बताइएगा हेगल है। तो हेगल का राजनीति चिंतन का दार्शनिक आधार क्या है? विश्वात्मा का विचार, मतलब पूरे विश्व में जो विश्वात्मा, मतलब हम लोग आत्मा बोलते हैं जिसको, पूरे ब्रह्मांड में हो तो विश्वात्मा बोलते हैं। तो उसका दार्शनिक राजनीति चिंतन का दार्शनिक आधार है विश्वात्मक है। हेगल ने अपने अद्वैतवादी राजनीति चिंतन का दार्शनिक आधार उसके विश्वात्मा का अवधारणा में खोजा जा सकता है, जैसे विचार विवेक। हीगल विशुद्ध अद्वैतवादी विचारक है। इस जगत में दिखाई देने वाली जड़ चेतन सभी वस्तुओं का उद्भव विश्वात्मा के रूप में देखता है। मतलब इस धरती पर, इस प्रकृति में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी व्यवस्था बन रहा है, उन व्यवस्थाओं का मूल कारण है विश्वात्मा। आत्मा के कारण ही समस्त चराचर में जो भी व्यवस्था बन रही है वह एक आत्मा का ही खेल है, जो समस्त जीवों पर देखा जाए यहाँ पर नियमों का जो निर्धारण करता है वह है विश्वात्मा का है। इस प्रकार से हेगल का दार्शनिक सूत्र था। आइए इस पर बात करते हैं। जो कुछ वास्तविक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है, और जो बुद्धिगम्य है वही वास्तविक है। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि हेगल का विचार जो था वह बुद्धि पर था, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बुद्धि जो होता है आत्मा के करीब होता है। तो आप लोग देखे होंगे कई वस्तु ऐसा होता है
कि हमें समझ नहीं आता, लेकिन बुद्धि से हम उस बातों को समझ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि इतनी बड़ी गाड़ी जो चल रही है ट्रेन, उस ट्रेन को एक ब्रेक जो है उसे कंट्रोल कर देती है, खड़े कर देती है। तो हम उसे देखते हैं कि इस कैसे से कंट्रोल किया जाए, तो हम बुद्धि से करते हैं कि ब्रेक लगाया गया है। यही बात वहाँ पर रखा गया है कि जो वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है, और जो बुद्धिगम्य है वही वास्तविक है, क्योंकि जो बुद्धि में जो आती है वही वास्तविक है। क्योंकि बुद्धि जो है उस अंतरात्मा विश्वात्मा के जो कार्य को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका या समझ सकती है। इस प्रकार से हेगल का ये दार्शनिक सूत्र था, जिसमें वेदांतियों के लिए तत्वमसि, अयम ब्रह्म, अयम आत्मा, ऐसा जो बात बताते हैं हमारे वेदों में, उन्हीं विचारधाराओं को भी हेगल अपने विचारों में लिया गया है। सामाजिक संस्थानों में राज्य सर्वोच्च स्थान है। राज्य ही रक्षक एवं नियामक मानते हैं। मतलब सामाजिक संस्थानों में हेगल क्या करते हैं, हेगल राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो राज्य उनके रक्षक एवं नियामक है। इसलिए राज्य समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बना सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है, और समस्त व्यवस्थाओं को बदल भी सकता है। इसलिए हेगल ने राज्य को विश्वात्मा का पार्थिवी स्वरूप का पृथ्वी पर विद्यमान ईश्वर कहा है। मतलब अगर इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर के रूप में अगर देखा गया है, वह राज्य है, क्योंकि राज्य ही एक विश्व में भगवान का रूप के अनुसार ही कार्य करते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। इसलिए इसे विश्वात्मा का पृथ्वी पर राज्य का अवतार माना गया है। मतलब राज्य को पृथ्वी पर विश्वात्मा का अवतार माना गया है। राज्य मेरी एक नैतिक संस्था एवं आध्यात्मिक संस्था है। मतलब हेगल का मानना है कि राज्य नैतिक संस्था, मतलब नैतिक संस्था इस ऐसे बोलते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि राज्य में जो समस्त जो व्यवस्थाएं होती है, मतलब जो भी कार्य हो रहे हैं, वह नैतिक विचारों को, मतलब नैतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। आध्यात्मिक संस्था इसलिए कहा गया है। आध्यात्मिक के मतलब धार्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक मतलब होता है व्यक्तियों का ऊर्ध्वगमन, मतलब नैतिकता के साथ साथ धर्म, मतलब मानवता के जो विचारधाराओं की ओर अग्रसर होना ही आध्यात्मिक संस्था मानता है राज्य को। हेगल के द्वारा प्रतिपादित विश्वात्मक शाश्वत सतत क्रियाशील एवं गतिशील है। मतलब कहा जाता है कि राज्य में जो कार्य जो कर रहे हैं, वह कहा जाता है कि विश्वात्मा शाश्वत सतत क्रियाशील एवं गतिशील माना गया है। हेगल का राजनीति दर्शन की पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति हेगल के दर्शन का आधार स्तंभ विश्वात्मा का अवधारणा। मतलब हेगल का जो विश्वात्मा की अवधारणा जो उसको द्वंद्वात्मक प्रक्रिया दिया गया है। मतलब द्वंद्वात्मक प्रक्रिया इसलिए दिया गया है कि जो विश्वात्मा कुछ न कुछ प्रक्रिया करते रहते हैं। मान लीजिए जैसे कि वाद प्रतिवाद संवाद, ये जो बताए गए हैं वे राज्य और परिवार के संबंध में बताए गए हैं। राज्य पहला क्या होता है, वाद जो होता है परिवार में होता है। मतलब पहले समाज ऐसी व्यवस्थित था जो परिवार में आया, फिर धीरे धीरे व्यक्ति जागृत होकर क्या करने लग गया, अपना समाज का निर्माण करने लग गया, और उसके बाद राज्य की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है ना व्यवस्था के कारण से। इस प्रकार समाज में भी व्यवस्थाएं होती गई। इस प्रकार से यह अपना राज्य के सिद्धांत में दिया गया। इसीलिए तो कहा गया है कि राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतरण है, जो समस्त क्रियाकलापों को बदलते हुए आज नई नई व्यवस्थाओं को इसमें लाया गया है। अब इसमें आ जाइए जो हेगल की स्वतंत्रता संबंधित अवधारणा है। स्वतंत्रता मनुष्य की विशेष गुण है। अब ये हेगल जो है अध्यात्म विज्ञान वाले हैं, तो स्वतंत्रता, समानता, एकता, समाजवाद, ये सब क्या है, यह व्यक्तियों का गुण है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के लिए समानता होनी चाहिए, मनुष्य के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो हेगल की जो स्वतंत्रता संबंधी है वह स्वतंत्रता आंतरिक गुण के रूप में देखा गया है। इसलिए स्वतंत्रता का छोड़ने का अर्थ है मानवता का परित्याग करना। मतलब हेगल मानता था कि स्वतंत्रता अगर न रह जाए तो मनुष्य की मानवता कहलाने के भी लायक नहीं रह जाएगी, वो एक पशु के समान हो जाएगा। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा करे और उसे स्वतंत्र
स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ऐसी राज्यों में नियम और कानून की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर बात बताई गई है कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्तिमान रूप है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए हीगल स्वतंत्र नहीं मानता। मतलब स्वतंत्रता का, हाँ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्तियों को कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता, ऐसे नहीं गलत काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं। यहाँ पर जो नैतिक दायित्व आते हैं, नैतिकता मतलब ये कि अपना मतलब सर्वांगीण विकास करने के लिए, मतलब जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आप स्वतंत्र हो, न कि आप देश को लड़ाने में, देश को किसी प्रकार का सरकार के विरोध करने में, या सरकार का मतलब विरोध करने का मतलब ऐसे नहीं कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, हड़ताल कर सकते हो, लेकिन आपको एक निश्चित दायरे पर रहकर हड़ताल करना पड़ेगा। यहाँ पर अशांति ना हो, ऐसी समस्या न उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई। इसलिए स्वतंत्रता वहाँ पर दी गई है जहाँ पर आपका मूल जो हमारे मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में वर्णन किया गया, वहाँ पर आपको 6 प्रकार के जो वर्णन किया गया, वहाँ पर स्वतंत्रता हेगल ने प्रदान की गई। इस प्रकार से आज का आप लोगों को क्लास कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।